हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कवर करेंगे, दैट इज योर शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को दो अलग अलग फेजेस में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिमला और ब्रिटिश के बीच का रिलेशन, कैसे ब्रिटिश यहाँ पे आए, कैसे उन्होंने शिमला को अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर किया, कैसे उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस की, चाहे वो रिज है, टाउन हॉल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या वो स्नोडन हॉस्पिटल है जो बाद में आईजीएमसी बना, सेंट बीट्स, बीसीएस, विक्ट्री टनल, कॉटन कासल, ओक ओवर, रॉथने कासल, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने की, क्यों की और क्या इनकी रेलेवेंस है। तो सबसे पहले ब्रिटिश और शिमला के बीच का रिलेशन देखा जाएगा, और उसके बाद जैसा कि अभी तक हम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पिक करते आए हैं, जहां पे हम लोगों ने देखा है इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और उनके राजाओं के कंट्रीब्यूशन, क्या उनकी विशेषता थी, क्या उनकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है हमारे लिए। तो आज इस लेक्चर में दो तरीके से जो है वो दो फेजेस में जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट को समझा जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन और या ब्रिटिश और शिमला के बीच का रिलेशन, और बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए सबसे पहले ब्रिटिश एंड शिमला की बात करते हैं। ब्रिटिश एंड शिमला की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होगी बैटल ऑफ मलायों से, जो कि 15 मई 1815 को हुई। इस बैटल ऑफ मलायों में ब्रिटिश ने गुरखास को हरा दिया। इस बैटल में ब्रिटिश के द्वारा गुरखास को हराया गया, और गुरखास और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी को हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ संगुली। ये जो ट्रीटी ऑफ संगुली जब साइन होती है 1815 में, तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो जो शिमला हिली एरियाज के, या जो जो ब्रिटेन के, या जो जो गुरखास के अंदर डायरेक्टली, या गुरखास के अंदर जो हिमाचल के एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वो एरियाज जो है वो उनसे गुरखास वापिस जाएंगे और वो एरियाज ब्रिटेन के पास आ जाएंगे। तो ट्रीटी ऑफ संगली में जब ये डिसाइड होता है, तो गुरखास एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में जो कि हिमाचल में मौजूद था, उसको हिमाचल वाले एरियाज, हिली एरियाज को छोड़ के वापिस जाना पड़ता है। तो बैटल ऑफ मलाओं की शुरुआत है गुरखास का यहां से जाना और ब्रिटिश का हिली एरियाज में आना, और यहां से जो शिमला एरियाज हैं वो ब्रिटेन या ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनके लिए एक्सपोज हो जाएंगे, और वो देखेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोर और लेस वैसा ही क्लाइमेट है जैसा क्लाइमेट उनको लंदन में देखने को मिलता है। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनसे खतरा भी नहीं है। तीसरा, वो लोग ये देखेंगे कि अगर शिमला के ऊपर या इन हिली एरियाज के ऊपर वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो पंजाब को कंट्रोल करना आसान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंट्रोल करना आसान है, लद्दाख वाले एरिया से इंट्रूजन को रोकना आसान है। तो हर तरह के जो तरीके से शिमला ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी के रूप में उभर के सामने आई, जिसके कारण ब्रिटेन का स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो शिमला के लिए जागृत हुआ। मेनली शिमला को जो यूज़ किया गया वो वहाँ के जो शिमला में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो फैमिलीज हुआ करती थी वो शिमला में रहा करती थी ड्यू टू बेटर क्लाइमेट। तो यही कारण है कि शिमला में तुम्हें आज बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत अच्छे स्कूल देखने को मिलते हैं। इवन कि इतने साल हो गए हैं आज़ादी के, आज भी हिमाचल में बेस्ट स्कूलिंग फैसिलिटी जो है वो शिमला के अंदर ही है, और मोर और लेस जो बेस्ट स्कूल हैं वो अपनी लिगेसी ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम ब्रिटिश। तो बेसिकली वो जो स्कूल्स बनाए गए थे, जो कॉलेजेस बनाए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट बीट्स हैं, बीसीएस हैं, ये ब्रिटेन या ब्रिटिश के बच्चों या फैमिलीज जो यहाँ पे रहा करती थी उनके लिए बनाए गए थे। क्लियर? तो बैटल ऑफ मलाओं का सिंपल सा सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिटिश का अराइवल इन हिमाचल। अब देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ पे आएंगे तो ब्रिटिश की मर्जी है, पूरे के पूरे एरिया को अपने पास रख सकते हैं, या जिन राजाओं से गुरखाज ने किंगडम लिए थे उन राजाओं को वो किंगडम वापस कर सकते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, या ब्रिटेन ने क्या किया, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एरियाज अपने पास रखे, और कुछ एरियाज या मैक्सिमम एरियाज जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को, या जो राजा थे यहाँ के नेटिव रूलर्स थे उनको वापस कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबाथू का किला ब्रिटिश ने अपने पास रखा, कोटगढ़ का किला अपने पास रखा, रामगढ़ का किला अपने पास रखा, संदोच का किला अपने पास रखा। बाकी काफी ऐसे एरियाज थे जो उन्होंने राजाओं को वापस कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन ने जब राजाओं को, जो नेटिव रूलर्स थे उनको, उनका किंगडम गुरखास को हरा के वापस किया तो ब्रिटिश की कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। ब्रिटिश ने पहाड़ी राजाओं के साथ सनद साइन की, और सनद का सिंपल सा मतलब ये है, सनद का सिंपल सा मतलब ये है कि अब जो हिली रूलर्स जिन्होंने सनद के ऊपर साइन किया है, अब वो ब्रिटिश गुड्स को, जो ब्रिटिश सामान है उसको फ्री पैसेज देंगे, कोई टैक्स उनके ऊपर नहीं लगाएंगे।
उसके साथ साथ कुछ लेबरर जो हैं वो फ्री में ब्रिटेन को दिया करेंगे, या जो ब्रिटिश नागरिक यहाँ पे या ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे रहा करेंगे उनको फ्री में एक तरह से मजदूर देंगे। उसके साथ साथ जो है वो ब्रिटिश गुड्स ताकि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली मूव करवाई जा सके, उसके लिए 12 फीट लंबा रोड भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सनद थी उसके ऊपर राजा था बिलासपुर का महाचंद, उन्होंने साइन किया था। क्लियर? तो ये तो थोड़ी सी कहानी है बैटल ऑफ मलाओं के बारे में। थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, अगर आपको इस कहानी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो है कि गुरखाज यहां पे क्यों आए। गुरखाज यहां पे क्यों आए? देखिए, गुरखाज की सिंपल सी कहानी क्या है। गुरखाज का जो एम्पायर है, जब हम सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तब गुरखाज के बारे में थोड़ा सा और गहराई में पढ़ेंगे। गुरखाओं का अराइवल यहाँ पे होता है जब सिरमौर का राजा उनको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। जब सिरमौर के राजा का काम वो पूरा कर देते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि इस एरिया से हम वापस नहीं जाएंगे, सिरमौर को वो अपने कंट्रोल में ही रख लेते हैं। धीरे धीरे सिरमौर के साथ साथ जो अपर हिली एरियाज के एरियाज थे या अपर हिली एरियाज थे उनको गोरखाज अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो ये टाइम पीरियड आप ऐसा रख लो, टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो 1802-3 के आसपास की बात रख लो। 1802-3 के आसपास जो अपर हिली एरियाज थे वो गोरखाओं के कंट्रोल में आ गए थे। बाद में जब संसार चंद, जो कि लोअर हिली एरियाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, कांगड़ा का राजा था, संसार चंद जब अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, बिलासपुर की टेरिटरीज लेता है, मंडी के राजा को जो है वो जेल के अंदर बंदी बना देता है, तो इस तरह से ये जो लोअर एरियाज के, लोअर हिली एरियाज के राजा थे, ये गुरखाज जो कि अपर हिली एरियाज को कंट्रोल में करके बैठे हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि संसार चंद को हराया जाए। और ये कहानी हमने डिस्कस भी की थी कि कैसे संसार चंद को पहले ये हरा देते हैं, फिर संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प से गुरखाज को वापस खदेड़ देता है। तो गोरखा जो है वो लोअर एरियाज में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपर एरियाज में इनका कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, बहुत सॉलिड रहेगा। अगर हम शिमला की बात करते हैं तो मैक्सिमम शिमला हिली स्टेट्स जो हैं वो गोरखाओं के अंदर ही या गोरखाओं के अधीन ही थे टुवर्ड दी बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1805, 6, 7, 8 के आसपास की अगर हम बात करें तो। अब गोरखा जो थे वो बहुत क्रूर हुआ करते थे, ना उनसे राजा खुश थे ना उनसे प्रजा खुश थी। और दूसरी बात, गोरखा ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि ऐसा था कि धीरे धीरे गोरखाज ने जो है वो प्लेन्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, सोलन नालागढ़ वाले एरियाज को अपने कंट्रोल में जो है वो लेना शुरू कर दिया था। अब गोरखाज जो थे वो ब्रिटिश के लिए भी बहुत बड़ा एक खतरा थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गोरखाज जो है वो प्लेन एरियाज, स्पेशली पंजाब वाले एरियाज जो हैं उनको अपने कंट्रोल में ले ले। तो गोरखाओं की बढ़ती हुई जो ताकत थी उसको रोकने के लिए, और साथ में जो हमारे यहाँ के हिली एरियाज के राजा थे उनकी रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश जो है वो गोरखाज के खिलाफ अटैक कर देता है। और उसी अटैक में एक लड़ाई लड़ी जाती है जहां से मैंने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी, दैट वाज योर बैटल ऑफ मलाओं। बैटल ऑफ मलाओं लड़ी जाती है सोलन, आज की अगर मैं बात करूं, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलाओं किला है, मलाओं फोर्ट है। इस फोर्ट को ब्रिटिश जीत लेते हैं। ब्रिटिश की एक खासियत है, ब्रिटिश की एक खासियत है कि जो भी उनका एनिमी होता है, जो भी उनका दुश्मन होता है, अगर वो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़े, बहुत बहादुरता के साथ लड़े, तो ब्रिटिश हमेशा उनको एक्नॉलेज किया करते थे। और जो गुरखाज थे ये बहुत बड़े फियर्स वॉरियर माने गए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए गुरखाज का कोई सानी नहीं था। इवन जब ब्रिटिश इस बैटल को जीत भी जाते हैं तब भी गुरखाज की पावर को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो लड़ने की क्षमता है, उनकी जो अपने लिए, अपने राजा के लिए मरने का जो दृढ़ निश्चय है, उससे खुश होके वो गुरखाज को एक इनाम देते हैं। ट्रीटी ऑफ संगली जब साइन होती है तो ब्रिटिश उनको कहते हैं कि किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा, सारे के सारे गुरखाज जो है वो चुपचाप वापस चले जाएं जहां से वो आए हैं, नेपाल वाली टेरिटरी से। क्लियर? साथ में उनकी बहादुरता से खुश होके जो ब्रिटिश हैं वो एक नई बटालियन, एक बटालियन जो है वो उनके नाम से रेज करते हैं, जिस बटालियन का नाम था नासरी बटालियन। सबसे पहले जो बैटल ऑफ मलाओं में मलाओं राइफल भी रेज की जाती है, जो इसी बटालियन का पार्ट था, एक मलाओं राइफल भी रेज की जाती है। मलाओं राइफल सारे के सारे गुरखास ही थे। बाद में जो नासरी बटालियन है, ये वही बटालियन है जो बाद में गुरखा बटालियन के नाम से जानी गई। आज जब इंडियन आर्मी को आप लोग देखते हो तो वहां पे गुरखा बटालियन जो है वो आपकी मौजूद है, वो अपने आप को ट्रैक करती है कहां से, नासिरी बटालियन से। नासिरी बटालियन के अंदर एक पहले राइफल्स को जो है वो फॉर्म किया गया था, वो बैटल ऑफ मलायों के बाद कौन सी थी, मलायों राइफल्स। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब बैटल ऑफ मलायों खत्म हुई तब मलायों राइफल्स बनाई गई। क्लियर? इसके बाद इसी स्पेसिफिक जगह पे नासरी बटालियन जो है उसको फाउंड किया गया। यही नासरी बटालियन को बाद में नाम चेंज कर दिया गया, दैट वाज योर गुरखा बटालियन।
गुरखा बटालियन हमें आज मॉडर्न यूनाइटेड किंगडम की आर्मी के अंदर भी ये बटालियन देखने को मिलती है। तो गुरखास को ब्रिटिश ने प्रॉपरली एक्नॉलेज किया था और काफ़ी गुरखास जो थे वो यहाँ पे रुक गए थे और गुरखास ने ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा सहायता की है, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट था, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर था। तो गुरखास को जो सम्मान ब्रिटिश के द्वारा दिया गया इवन हराने के बाद भी, उसका गुरखास ने बहुत भरपूर तरीके से जो है वो उसका कर्ज अदा किया। क्लियर? तो ये बैटल ऑफ मलाओं तक की कहानी थी कि कैसे बैटल ऑफ मलाओं के बाद ट्रीटी ऑफ संगली, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्लियर? तो यहां तक कहानी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि कैसे कैसे बैटल ऑफ मलायों जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं बिगिनिंग मान सकते हैं ब्रिटिश का शिमला हिली स्टेट्स के अंदर आगमन का। क्लियर? उनके अराइवल का। अब आ जाएंगे अलग अलग ब्रिटिश हस्तियों के ऊपर, उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर जेरार्ड के ऊपर। 1817 में ये दोनों स्कॉटिश ऑफिसर एक किताब लिखते हैं, एक अपनी बुक लिखते हैं। उस बुक तो नहीं कह सकते, डायरी है उनकी। उस डायरी में सबसे पहले शिमला के बारे में मेंशन किया गया। तो किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल की डायरी में अगर हमें लेख देखने को मिला है रिगार्डिंग शिमला, उनके नाम थे लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर जेरार्ड, जो कि दोनों के दोनों भाई थे। क्लियर? इसके बाद सबसे पहले जब अब ब्रिटिश यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, देखेंगे ये जो स्पेसिफिक वैली वाला एरिया है, स्पेसिफिक हिली एरिया है, ये क्लाइमेटिक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन भी देगा अगेंस्ट एनिमी इन्वेजन, और अपनी फैमिलीज को भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन हुई, सबसे पहला जो घर बनाया गया वो 1819 में बनाया गया लेफ्टिनेंट रॉस के द्वारा। तो लेफ्टिनेंट रॉस जो है वो 1819 में वुडन घर बनाते हैं, वुडन हाउस जो है वो उनके द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी, वो बनाई जाएगी चार्ल्स पैट कैनेडी 1822 में। चार्ल्स पैट कैनेडी जो हैं वो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे नासरी बटालियन के, जिसके बारे में मैंने अभी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया। चार्ल्स पैट कैनेडी जो हैं, इनको हम लोग क्रेडिट देते हैं कि सबसे पहला जो पक्का घर है, सबसे पहला जो पक्का घर है कैनेडी हाउस, वो चार्ल्स पैट कैनेडी के द्वारा जो है वो शिमला हिली स्टेट्स या शिमला के अंदर बनाया गया। अब मोर और लेस हम शिमला टाउन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद सबसे पहला गवर्नर जनरल जो हिमाचल प्रदेश में पहुंचा या शिमला में पहुंचा, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट की कहानी सिंपल सी ये है, लॉर्ड एमहर्स्ट जब गवर्नर जनरल यहाँ पे हुआ करते थे तो एक आपका जगह है भारतपुर। ये भारतपुर जो आपका फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था, छोटा सा किंगडम हुआ करता था, ये पहले मराठाओं के पास था। मराठों के पास, या मराठा जब वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे, हार गए थे ब्रिटिश से, लेकिन भारतपुर वाला जो एरिया था वो अभी भी मराठास के पास ही था। यहाँ पे जो आपके राजा थे बलवंत सिंह, वो रूल किया करते थे। क्लियर? ब्रिटिश के लिए भारतपुर को जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड एमहर्स्ट जो हैं, इसके साथ ही देखो लॉर्ड कॉम्बरमियर मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। लॉर्ड कॉम्बरमियर जो कि कमांडर इन चीफ थे, या लॉर्ड कॉम्बरमियर जो हैं, उनको भारतपुर कैंपेन के ऊपर भेजते हैं और वहाँ पे भारतपुर का जो किला है, भारतपुर की जो रियासत है, वो ब्रिटिश के पास में आती है। बलवंत सिंह की हार होती है। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में जब शिमला पहुंचते हैं, शिमला आते हैं, तब वो भारतपुर कैंपेन को क्लोज करने के बाद आते हैं। तो काफी बार पूछा जा सकता है कि चल पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो कि शिमला पहुंचे? उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट, 1827 में आए थे। किस कैंपेन को जीतने के बाद आए थे, किसको हराने के बाद आए थे? उसका नाम है तुम्हारा भारतपुर कैंपेन। तो भारतपुर कैंपेन की कहानी क्या है, ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था लॉर्ड कॉम्बरमियर, ये 1828 में यहाँ पे आए थे। लॉर्ड कॉम्बरमेयर की अगर हम बात करें, लॉर्ड कॉम्बरमेयर जो थे वो क्योंकि बैटल लड़ने के बाद यहाँ पे आए थे, तो उनको कुछ टाइम मिला था शिमला में रहने का। जब वो यहाँ पे आते हैं तो शिमला में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि अभी अभी ब्रिटिश ने यहाँ पे रहना शुरू किया था। लॉर्ड कॉम्बरमेयर जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लॉर्ड जो आपके कॉम्बरमेयर हैं, ये जाखू हिल्स के आसपास, जब तुम शिमला से जाओगे जाखू हिल्स के ऊपर, तो तुम्हें एक रोड देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं 3 माइल रोड। तो लॉर्ड कॉम्बरमेयर के द्वारा ही उस स्पेसिफिक रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। तो लॉर्ड कॉम्बरमेयर कहीं ना कहीं, अगर मैं पब्लिक कंस्ट्रक्शन की बात करूं, क्योंकि इससे पहले जो बन रहा था वो अपने अपने घर ही बनाए जा रहे थे, हाउस कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही थी, होम कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही थी। जो लॉर्ड कॉम्बरमेयर थे, इसने सबसे पहले पब्लिक कंस्ट्रक्शन की, जो 3 माइल रोड आपको जाखू हिल्स के आसपास देखने को मिलेगा।
क्लियर। इसके साथ साथ जो लॉर्ड कॉम्बरमेयर हैं, इसके साथ साथ जो लॉर्ड कॉम्बरमेयर हैं, इन्होंने एक वुडन ब्रिज भी बनाया था। इन्होंने एक वुडन ब्रिज भी बनाया हुआ था शिमला के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो शुरुआत है वो आपकी लॉर्ड कॉम्बरमेयर के द्वारा ही है। सबसे पहले उन्होंने वैसे वुडन भी जो वुडन ब्रिज है वो बनाया, जो आपका रिज के नीचे वाला एरिया है वहीं पे वुडन ब्रिज बनाया गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने जाखू हिल्स के आसपास जो 3 माइल रोड है उसकी भी कंस्ट्रक्शन की। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है। क्लियर। अब देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई थिंक आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक वही हस्ती हैं जिनके दौरान हमारे यहाँ पे सती प्रथा को बैन किया गया था राजा राममोहन राय के स्पेशल एफर्ट्स के बाद। तो सबको पता था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि आई थिंक तुम्हें हिस्ट्री थोड़ी सी पता होगी, थोड़ा सा मैं कहानी तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। जब तुम्हारे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो राजा थे, उस स्पेसिफिक टाइम पे उसी स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें जो अभी तक पोजीशन थी, दैट वाज योर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उस पोजीशन को रिक्रिएट किया जाता है और डेजिग्नेट किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक नो डाउट 1833 के बाद उनको वो डेजिग्नेशन मिली, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक एक एज ए पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे ब्रिटिश पूरे के पूरा जो रूल था इंडिया के अंदर उसके अंदर। तो सबको पता था कि अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो यहाँ पे विजिट करेंगे। तो सब लोगों ने, या ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल जो शिमला में रहा करते थे, उन्होंने एंटिसिपेशन में, आए वो बाद में हैं, लेकिन एंटिसिपेशन में कि आएंगे, उसके लिए सबसे पहले बेंटिक कासल बनाया। तो गवर्नर जनरल जब यहाँ पे आए तो वो रहे बेंटिक कासल में। वो आए थे 1832 में। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, लेकिन उनके पता था कि आएंगे, उससे पहले ही उनके लिए एक स्पेशल घर बनाया गया जिसका नाम था बेंटिक कासल। 1828-29 के आसपास इस घर की कंस्ट्रक्शन की गई। क्लियर। तो ये थोड़ी सी कहानी है किसके बारे में, तुम्हारी लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ ही उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो एक बहुत ही आपका अच्छा बड़ा मैदान हुआ करता था, आज भी आप लोगों को देखने को मिलता है, उसका नाम था अनाडले। अनाडले में 1833 में पहली बार एक पब्लिक फेयर की ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक पब्लिक जो मेला है, लोगों के लिए मेला जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस मेले को ऑर्गेनाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि लड़कियों की एजुकेशन के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए, देखो यार ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, स्पेशली राजा राम मोहन राय जिसको फ्रंट से लीड कर रहे थे। तो पूरे जगह पे, हर जगह उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हें ब्रिटिश जो कल्चर था उसके ऊपर भी देखने को मिलती थी, या ब्रिटिश डिसीजंस के ऊपर भी देखने को मिलती थी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्हीं के बोलने पे हिंदुस्तान के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया गया। तभी उसी स्पेसिफिक टाइम पे गर्ल एजुकेशन के बहुत बुरे हाल हुआ करते थे। लड़कियों के स्कूल बनाने के लिए यहाँ पे फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोगों से पैसा रेज किया जा सके। पैसा जो है वो राजाओं से लिया जा सके, कॉमन पीपल वहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके ताकि बच्चियाँ जो है, लड़कियाँ जो है वो पढ़ सकें। तो एनाडले जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिलेवेंस है। यहीं पे ही पहला पब्लिक फेयर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अनेडले की एक और खासियत है, आप सब लोगों ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में सुना होगा। दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट है, दैट इज योर दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट। दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसको 1888 में शुरू किया गया था। इवन कि जो इस टाइम पे तुम दुनिया की सबसे पुरानी लीग्स देखते हो, चाहे ला लीगा है, चाहे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो भी लीग्स हैं, ये भी लीग्स जो है वो मोर और लेस इसी स्पेसिफिक टाइम पे या इसके बाद की शुरू हुई ही लीग्स हैं। दुरंद ट्रॉफी 1888 में 1888 में शुरू हुई थी फ्रॉम अनाडले ग्राउंड, और इसके जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सर मॉर्टाइमर दुरंद के द्वारा। सर मॉर्टाइमर दुरंद, DURAND, ठीक है। तो ये ट्रॉफी जो है वो आपकी अनाडले के साथ एक और इंपॉर्टेंट आपकी कहानी है 1833 की। इसके बाद नेक्स्ट फेज शुरू होता है 1833 से लेके 1860 के बीच में। अगर मैं 1833 से लेके 1860 के आसपास की बात करूंगा तो यहाँ पे आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो आपके चेंज हो गए, जिनका नाम था ऑकलैंड। क्लियर। अब देखिए, पहले जो तुम्हारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो बेंटिक कासल में रहे,
उसके बाद जब लॉर्ड ऑकलैंड तुम्हारे गवर्नर जनरल बनेंगे, वो रहेंगे ऑकलैंड हाउस में। ऑकलैंड हाउस स्टार्टिंग में बनाया गया था, बेसिकली ऑकलैंड हाउस जो थे उसकी शुरुआत की गई थी ताकि वहाँ पे जो लॉर्ड ऑकलैंड है वो रहे उनके घर के रूप में। बातने कासल से मैं अगला गवर्नर जनरल नहीं रहा, वो रहा तुम्हारा कहाँ पे, ऑकलैंड हाउस में। ऑकलैंड हाउस बाद में एक स्कूल में जो है वो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इनिशियल स्टेजेस पे ये गवर्नर जनरल का घर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है वो इसको क्या बनाया गया, इसको बाद में बनाया गया तुम्हारा एक स्कूल। ठीक है, 1836 1836 में जो है वो इस हाउस का निर्माण किया गया था। क्लियर, डन। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका है दैट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोथने कासल। रोथने कासल आपका बना जहां पे सर ए ओ ह्यूम बाद में रहेंगे, वो बना आपका 1838 में। कुछ डेट्स जो है वो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी। 1838 में जो है वो रोथने कासल जो है उसका निर्माण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सर रोथने के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपके आएंगे विजिट ऑफ लॉर्ड एलनबरो। ये भी तुम्हारे गवर्नर जनरल हैं जो कि 1842 में 1842 में जो है वो हिमाचल हिली एरियाज को विजिट करेंगे। ठीक है, हिमाचल हिली एरियाज को विजिट करेंगे एलन बोरो। एलन बोरो की कहानी जो है वो बहुत अच्छी है। एलन बोरो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो शिमला, जुटौग आपका एरिया था, जुटौग में कैंटोनमेंट एरिया होते थे। जैसे मैंने शायद आपको बताया भी था, जब ब्रिटिश यहाँ पे आएंगे तो वो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको उनका किंगडम रिस्टोर कर देंगे। कुछ जगहें वो अपने पास रखेंगे, जैसे जटो, कोटगढ़, रामगढ़, संदोख, सुबाथू, इन जगहों को वो हमेशा अपने पास रखेंगे कि यहाँ पे इनके कैंटोनमेंट एरियाज थे। तो जो लॉर्ड एलन बोरो हैं ये क्या करेंगे, ये जो जुटौग कैंटोनमेंट एरिया होता था इसको और शिमला को जोड़ने के लिए जो है वो रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे, रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर, तो एलन बोरो जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेलेवेंस है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे हमारी हिस्ट्री में। क्लियर, नेक्स्ट आपके आ जाएंगे कर्नल जे बॉलियो जो हैं वो ऑब्जर्वेटरी हाउस 1844 में बनाएंगे। ऑब्जर्वेटरी हाउस जो है वो ये वही जगह है जहां पे बाद में जो है ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर तुम्हारा वाइस रीगल लॉज बनेगा जहां पे गवर्नर जनरल रहेगा। कर्नल जे बॉलियो जो हैं ये वही हैं जिन्होंने जिन्होंने जो है वो तुम्हारा शिमला के रिज के ऊपर जो चर्च तुम लोगों को देखने को मिलता है, जब भी तुम शिमला जाते हो तो चर्च देखने को मिलता है, उस चर्च को जो डिजाइन किया गया था वो भी तुम्हारा कर्नल जे वॉलियो के द्वारा किया गया था। अगर तुम शिमला जाते हो तो शिमला में तुम्हें एक जगह देखने को मिलती है बालूगंज जिसको कहते हो तुम, तो बालूगंज जो है उस जगह का जो नाम पड़ा है वो भी कर्नल जे बॉलियो के नाम से ही पड़ा है। वैसे इनके एक भाई भी हुआ करते थे, क्लियर, अलेक्जेंडर हेनरी बॉलियो, पर ज़्यादा श्रेय, ज़्यादा क्रेडिट जो दिया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन इन दो स्पेसिफिक एरियाज, ये वही एरियाज है, अगर आप शिमला गए होंगे वही एरियाज हैं जो आपके जो है वो आज जिसको हम एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं, उसी के आसपास के सारे एरियाज हैं। क्लियर, बालूगंज वगैरह आ गया, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा आगे जाओगे तुम लोग तो तुम्हें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भी देखने को मिलेगी, तुम्हें जो है वो रेडियो देखने को मिलेगा। क्लियर है, ऑल इंडिया रेडियो को भी वहीं पे ही उसी स्पेसिफिक जगह के आसपास जो है वो ऑफिस है। जो शिमला के लोग उनको पता होगा, जो विजिट किया होगा उनको भी इस चीज़ के बारे में आइडिया ज़रूर होगा। लेकिन जो कर्नल जे वॉल्यू हैं, जॉन वॉल्यू, इनकी सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, इन्होंने ऑब्जर्वेटरी हाउस बनाया था 1844 में, और ये वही थे जिन्होंने चर्च का निर्माण किया था ऑन योर रिज। और चर्च की अगर हम बात करें तो चर्च का जो कॉर्नर स्टोन था वो रखा गया था आपका डेनियल विल्सन के द्वारा। वो रखा गया था किसके द्वारा, डेनियल, DANIEL, डेनियल विल्सन। ये जो डेलियन विल्सन थे ये बिशप ऑफ कैलकाटा हुआ करते थे। 1844 में इन्होंने ही पत्थर रखा था इस चर्च का। क्लियर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेटरी हाउस को जो है या इस स्पेसिफिक जब चर्च का जो पत्थर रखा गया उस स्पेसिफिक टाइम पे लॉर्ड हार्डिंज जो कि एलन बोरो के बाद गवर्नर जनरल बने थे वो भी हिमाचल की विजिट के ऊपर ही थे। 44 में, यहाँ पे 44 लिख लो, 44 में ये भी हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके थे। क्लियर, लॉर्ड हार्डिंज गवर्नर जनरल, वहीं पे ही चर्च का पत्थर रखा जाता है डेनियल विल्सन के द्वारा। डेनियल विल्सन जो कि बिशप ऑफ कैलकाटा चर्च हैं। क्लियर, उसके साथ जो है वो कर्नल जे वॉलियो जिनको मेन श्रेय दिया जाता है वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी हाउस बनाने का। क्लियर, जहाँ पे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ देखने को मिलता है आप लोगों को आज उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज़ में। ऑब्जर्वेटरी हाउस अगर आप जाओगे तो आज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्हीं के द्वारा उसकी कंस्ट्रक्शन की गई। और जो चर्च है उसका पूरे का पूरा डिज़ाइन जो था वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। बालूगंज नाम का जो एरिया है वो भी इन्हीं के ही नाम के है, दैट इज़ योर कर्नल जे वॉलियो। क्लियर, अब लिखा स्पेलिंग डिफरेंट है, बोलते हम लोग देसी भाषा में दैट इज़ योर बालूगंज।
यहां तक कहानी सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे स्टोरी है दो डिप्टी कमिश्नर्स की, दो डीसीज की कहानी है। एक डिप्टी कमिश्नर तुम्हारे हैं एडवर्ड और दूसरे डिप्टी कमिश्नर तुम्हारे हैं विलियम हे। एडवर्ड और विलियम हे की स्टोरी को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं एडवर्ड और विलियम हे की कहानी की बात तुम लोगों के साथ करता हूं तो कहानी सिंपल सी ये है कि जो एडवर्ड हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव विजन के इंसान थे, और ये वो वाला टाइम पीरियड है जब हिमाचल में हिली एरियाज में शिमला में जो बेगार थी, जो फोर्स्ड लेबर हुआ करती थी, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी। क्लियर? ये जो कुली कल्चर था जो हिमाचल में इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया, जहाँ पे लोगों को बिना पैसे दिए जो है उनसे सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है उसकी ढुलाई की जाती थी। क्लियर? तो एडवर्ड जो है उसने बेगार जो प्रथा है, जो बेगार प्रथा है उसको कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया, बेगार प्रथा को कर दिया एबॉलिश एडवर्ड ने। और दूसरा एडवर्ड की खासियत क्या है, इसने एक स्पेशल मार्केट बनाई जिस मार्केट में जो आसपास के लोग हैं वो सामान बेच सकें, और उस मार्केट का नाम था गुंज। अब याद रखोगे सब लोग, गुंज। गुंज का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहां पे जो तुम्हारे किसान हैं वो अपने सामान को बेच सकेंगे और लोग वहां से सामान को खरीद सकेंगे। तो इसकी शुरुआत शिमला में की गई, किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा। जो विलियम है जो उनके बाद डिप्टी कमिश्नर बने, उन्होंने जो कस्टम ऑफ बेगार थी, जो बेगार की प्रथा हुआ करती थी, उस स्पेसिफिक प्रथा को फिर से रीजुविनेट कर दिया, मतलब फिर से उसको जो है वो लीगल घोषित कर दिया, इसने उसको बैन कर दिया था। विलियम हे ने उसको लीगल इसलिए घोषित किया क्योंकि वहां के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब बेगार जो थी वो उनको नहीं मिल रही थी, अब जो है वो अब फोर्स्ड लेबर जो है वो लोगों से नहीं करवा पा रहे थे। क्लियर? तो ये थोड़ी सी कहानी है विलियम हे और जो तुम्हारा एडवर्ड थे, दो डिप्टी कमिश्नर्स के बारे में। क्लियर? उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल हिली एरियाज में शिमला में विजिट करेंगे, उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1851 में यहाँ पे आएंगे। लॉर्ड डलहौजी वो गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने आइडिया दिया था कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले जो हिंदुस्तान और तिब्बत को जो जोड़ने वाला रोड था, इसको कालका के साथ जोड़ दिया जाए ताकि एक कॉमन इंटीग्रेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। क्लियर? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोड जो है वो आज भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि पूरा आपका तिब्बत तक किन्नौर से होता होता रास्ता है, शिमला से होता होता तुम लोग जब कालका में पहुंचोगे 1860 तक आते आते जो था वो ये स्पेसिफिक जो आपका रूट था, ये आपका जो रास्ता था, इसको कंप्लीट कर दिया गया था। यही वो रास्ता है, अब ये ध्यान रखना आप लोग, यही वो रास्ता है जहां पे जब तुम लोग ऊपर वाली साइड को जाओगे, शिमला से किन्नौर वाले रोड पे जाओगे, वहां पे संजौली बाजार में तुम्हें एक टनल देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। वो आपकी 560 फीट टनल है। ये टनल जो है ये आपकी 1851-52 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। क्लियर? वो जो संजौली में टनल है 1851-52 में उसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड की जो कंस्ट्रक्शन थी जिसको कनेक्ट कर रहे थे कालका के साथ, उसी का ही एक छोटा सा पार्ट था। तो लॉर्ड डलहौजी बेसिकली जाने जाते हैं हिंदुस्तान तिब्बत रोड। उनको शिमला बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, इवन उनको आगे वाले जो एरिया रामपुर वगैरह वाले जो एरिया हैं, आगे वाले एरिया के नॉर्थ वाले एरियाज वो उनको ज़्यादा भाते थे, उनको वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। यही कारण है लॉर्ड डलहौजी ने शिमला के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने आगे की कंस्ट्रक्शन रोड की कनेक्टिविटी की बात की ताकि तिब्बत के साथ जो ट्रेड रूट है उसको फिर से रिवाइव किया जा सके, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बुशहर और तिब्बत के बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाता है, इंपॉर्टेंट रिश्ता है, और जो लवी का मेला आप लोग देखते हो उसकी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रिलेवेंस है शिमला की एक इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट दैट इज योर बुशहर और तिब्बत के बीच में। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद जो अगले गवर्नर जनरल यहाँ पे आएंगे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1860 में यहाँ पे पहुंचेंगे। तो मोरलेस आप लोग एक चीज देखिए कि शिमला में हर गवर्नर जनरल जो है वो विजिट कर रहा है, चाहे हार्डिंज के बाद डलहौजी के बाद कैनिंग है, कैनिंग के बाद एल्गिन है, मोरलेस हर गवर्नर जनरल जो है वो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड फेज या नेक्स्ट फेज जो हम डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे, वो आपका रहेगा 1860 टू 1885। यहाँ पे अगेन लॉर्ड एल्गिन जो है वो विजिट करेंगे 1863 में। लॉर्ड एल्गिन की डेथ के बाद जो है वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864। अभी इनका नाम आप सबके लोग सबके सब जो है वो याद कर लो, ये वही हैं लॉर्ड लॉरेंस, सॉरी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिन्होंने या जिनके दौरान शिमला जो थी उसको समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था।
जिसको समर कैपिटल जो था वो डिक्लेयर किया गया था। इनका जो आर्गुमेंट था वो स्ट्रैटेजिक आर्गुमेंट ज़्यादा था कि अगर शिमला को हम लोग जो है वो अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं तो पहली बात तो ये है कि शिमला को प्रोटेक्शन है जोग्राफिकली, बाहर से इंट्रूजन यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात है यहाँ से हम लोग पंजाब वाले एरियाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि पाकिस्तान वाला एरिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लद्दाख वाले एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाकी प्लेन्स के एरियाज़ हैं, यूपी के आसपास वाले एरियाज़ है, अवध के आसपास वाले एरियाज़ है, अगर मैं शिमला के पौंटा साहिब के आसपास के एरियाज़ की बात करूं, उन एरियाज़ को भी बहुत ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चाहते थे कि टॉप पे बैठ के पूरे जो नियर बाई एरियाज़ है नॉर्थ इंडिया के मोरलेस उनको कंट्रोल किया जाए। तो जॉन लॉरेंस का जो आइडिया था फॉर डिक्लेयरिंग शिमला एज अ समर कैपिटल वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकल था। लेकिन इसके साथ शिमला जो थी वो इतनी सुंदर थी, मैंने आप लोगों को बताया भी कि किस तरह से जो फैमिलीज थी, किस तरह से जो फैमिलीज़ थी वो आपकी यहाँ पे जो ब्रिटिश फैमिलीज़ थी वो काफ़ी यहाँ पे रहा करती थी। इवन जब 1857 का रिवोल्ट भी हुआ तब यहाँ पे शिमला में जो मैक्सिमम लोग थे वो या तो बूढ़े थे या तो वुमेन थी या बच्चे थे, क्योंकि बाकी जो उनके घर वाले वगैरह हुआ करते थे वो अलग अलग जगहों के ऊपर पोस्टिंग थे। तो पंजाब में जो भीषण गर्मी पड़ती है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे ये अपनी फैमिलीज़ को लेके नहीं जाया करते थे, अपनी फैमिलीज़ को ये शिमला समर जो एरियाज या जो थोड़ा कंपेरेटिवली कोल्ड एरिया है वहाँ पे छोड़ दिया करते थे, और जब छुट्टियां वगैरह होती थी तब यहाँ पे घूमने आया करते थे। तो 1857 रिवोल्ट में जो हिमाचल के प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके ऊपर ब्रिटिश ने एहसान किया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ संगली उनका एम्पायर वापस देके, उन्होंने बेसिकली प्रोटेक्शन की थी। अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीच में नासरी बटालियन के कुछ लोग जो थे वो ज़रूर उठे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, लेकिन मोरलेस यहाँ पे शांति हम लोगों को देखने को मिली। क्लियर। इसके बाद अलायंस बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहीं पे ही 1874 में शिमला टाउन के अंदर ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल यहाँ पे विजिट हुए उनका नाम था लॉर्ड लिटन, जो कि 1877 में यहाँ पे आए। 1877 में जब यहाँ पे वो आएंगे तब उनका जो प्लेस रहेगा जहाँ पे वो रह रहे होंगे उसका नाम था पीटर हॉफ। पीटर हॉफ। पीटर हॉफ से पहले जो तुम्हारा मेन गवर्नर जनरल का घर हुआ करता था वो था ऑकलैंड हाउस। उससे पहले था तुम्हारा उससे पहले तुम्हारा था बेंडिक कासल। उससे पहले तुम्हारा था कैनेडी हाउस। क्लियर। बेसिकली पीटर हॉफ में जो इल्गिन थे ना, ये भी पीटर हॉफ में रह चुके थे। इल्गिन ने शुरुआत की थी। इल्गिन से पहले जितने भी गवर्नर जनरल रहे वो ऑकलैंड हाउस में रहा करते थे। लॉर्ड इल्गिन जब यहाँ पे आए, एल्गिन जब यहाँ पे आए, ये रहे पीटर हॉफ में। लॉर्ड लिट्टन, जॉन लॉरेंस भी कहाँ पे रहे? पीटर हॉफ में। लॉर्ड लिट्टन भी कहाँ पे रहे? पीटर हॉफ में। लेकिन जब लॉर्ड लिट्टन और उनकी वाइफ यहाँ पे आए तो उनको पीटर हॉफ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो गवर्नर जनरल है उसके लिए एक नया घर बनाया जाए। तो उसके बाद गवर्नर जनरल का नया घर बनाने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। तो लॉर्ड लिट्टन पीटर हॉफ में रहे नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो है वो इन्होंने ऑर्डर दिए। अब देखना धीरे धीरे जो है बहुत कुछ टाइम के बाद एक गवर्नर जनरल आएंगे जिनका घर पीटर हॉफ से चेंज हो जाएगा वाइस रीगल लॉज में। 2 मिनट में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ आ रही होगी। पीटर हॉफ की अगर हम बात करें तो पीटर हॉफ आज वो बिल्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे पीटर हॉफ होटल के नाम से एक बिल्डिंग जो वो मौजूद है, लेकिन जो पुराना पीटर हॉफ था वहाँ पे आग लग गई थी 1881 में, जिसके कारण वो बिल्डिंग आपकी डिस्ट्रॉय होगी। हिस्टोरिकली पीटर हॉफ जो थी वो बहुत हमारी एक रिलेवेंट बिल्डिंग हुआ करती थी। क्लियर। इसके बाद रिज के नीचे जो है वो 1880 में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, जो आज भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दरारें हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे होता देखने को हम लोगों को मिल रहा है। क्लियर। डन। तो लॉर्ड लिट्टन ने आइडिया कंसीव किया कि एक वाइसरॉय के लिए एक अलग से घर होना चाहिए। जब 1888 में लॉर्ड डफरिन जो है वो यहाँ पे विजिट करते हैं तो ये रहते हैं तुम्हारे उस घर में, वाइस रीगल लॉज। उस घर में जिसका सपना जो था वो किसने संजोया था? जिसका सपना संजोया था लॉर्ड लिट्टन ने। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे फिर से गवर्नर जनरल का जो घर है वो चेंज होता है इन वाइस रीगल लॉज। क्लियर। तो अब जो गवर्नर जनरल रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? तुम्हारे वाइस रीगल लॉज के अंदर रहेंगे। वाइस रीगल लॉज बनाया गया तुम्हारा जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स थी, या जो जहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारी जो ऑब्जर्वेटरी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉलियो ने जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की हुई थी, उन्हीं ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर जो है वाइस रीगल लॉज का निर्माण किया जाता है। ये वही लॉज है जो बाद में राष्ट्रपति निवास में कन्वर्ट हुआ। ये वही लॉज है जो इस स्पेसिफिक टाइम पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर।
डन। तो लॉर्ड डफरिन पहले आपके गवर्नर जनरल थे 1888 में, जो कि वाइस रीगल लॉज के अंदर रहे। तो ये छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 1888 जो है वहाँ उस स्पेसिफिक टाइम पे टाउन हॉल जो है उसको डिज़ाइन किया गया। इनके बारे में एक हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो चाहे वाइस रीगल लॉज की बात की जाए, टाउन हॉल की बात की जाए, या नॉर्मली जब हम लोग इंडिया में भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं जहाँ पे ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो एक इंसान हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर हेनरी इरविन। तो इन सारे के सारे जो आइडियाज़ थे, चाहे वाइस रीगल लॉज है, टाउन हॉल है, इसका जो आइडिया है, आर्किटेक्चरल प्लान है, वो पूरे का पूरा हेनरी इरविन के द्वारा ही बनाया गया था। क्लियर। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल जो यहाँ पे आएंगे उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही तुम्हारी जो कालका और शिमला की रेलवे लाइन है उसको बिछाया गया है। क्लियर। मतलब जब लॉर्ड कर्जन तुम्हारे गवर्नर जनरल थे तब ये स्पेसिफिक लाइन जो थी वो एक्टिव हो गई थी। यहाँ पे जो था तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन चलने की शुरुआत हो गई थी। क्लियर। शुरुआत तो इसका नो डाउट थोड़ा सा पहले भी हो चुका था, लेकिन लॉर्ड कर्जन की स्पेशल इनिशिएशन के कारण जो है वो इस स्पेसिफिक रेलवे लाइन को 1904 में जो है वो आपका कंप्लीट कर दिया गया। अगर हम कालका शिमला की बात करें तो कालका शिमला की जो टोटल लेंथ है रेलवे लाइन की वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 60 माइल के आसपास है। क्लियर। इसमें टोटल 103 के आसपास टनल्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, कई जगह 107 टनल्स भी मेंशन्ड है। और इन टनल्स की जो टोटल लेंथ है वो आपकी है 5 माइल। फिर से रिपीट कर देता हूँ, शिमला से लेके कालका से शिमला का जो रेलवे ट्रैक, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, वो टोटल 60 माइल का ट्रैक है। ठीक है। उस 60 माइल में 103 टनल्स बनी हुई हैं और उन टनल्स की जो लेंथ है वो 5 माइल्स है। क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है आपकी 5 माइल्स की। और अगर आपसे पूछा जाए इन 103 टनल्स में सबसे लंबी टनल कौन सी है, तो सबसे लंबी टनल का नाम है बरोग टनल। बरोग आप सब लोगों को पता है, एक जगह है बड़ोग जिसको आप कहते हो। ये आपकी 1143.61 मीटर की है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.1 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपकी बड़ोग टनल है। क्लियर। कालका शिमला रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो इसके जो शुरुआत थी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन, ये इसकी जो शुरुआत थी जब सबसे पहले यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था कि मूवमेंट हो सकती है ट्रैफिक की, वो 1891 में कर दिया गया था। 1891 में मूवमेंट अलाउ कर दी गई थी। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन थी वो सबसे पहले तुम्हारी चली 1903 में। तो ये छोटी छोटी डेट्स जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रैफिक के लिए ओपन की गई ये रेलवे लाइन 1891 में, और सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को अलाउ किया गया इन 1903। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 1904 में एक और इंपॉर्टेंट घटना घटी। 1904 में सेंट बीट्स बना। 1904 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट बीट्स। सेंट बीट्स की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी मैरी एंड जीसस जो आपका ट्रस्ट था उसके द्वारा की गई। उसके बाद 1913 में शिमला टाउन को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो तुम्हारी चाबा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का निर्माण किया गया। चाबा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है ये बना है तुम्हारा, ये बना था तुम्हारा नौती रिवर के ऊपर। ये जो नौती रिवर है NAUTI, नौती रिवर तुम्हारी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे, कुछ टाइम पहले यहाँ पे आर्टिकल भी आया था कि किस तरह से ये स्पेसिफिक पावर प्लांट जो है इसकी जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कैसे इसको रिस्टोर किया जाए, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। 1914 जो है मैकमोहन लाइन क्रिएट की गई थी। मैकमोहन लाइन का जो आइडिया था, मैकमोहन लाइन का जो आइडिया था, जो इंडिया और चाइना के बीच की जो है वो आपकी बाउंड्री है, जिसके ऊपर आज भी आप लोगों को डिस्प्यूट देखने को मिलता है। चाइना इस लाइन को कंसीडर नहीं करता है, वो कहता है कि वो इम्पीरियल जो है वो एनफोर्समेंट थी, कुछ जो कॉलोनियल रूल थे उन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर इस लाइन को एनफोर्स किया था। यही लाइन इंडिया मानता है कि इनके बीच की बाउंड्री है, चाइना उसको नहीं मानता है। ये बाउंड्री जो है मैकमोहन लाइन के नाम से जिसको जाना जाता है, ये शिमला में ही इस स्पेसिफिक लाइन को जो है वो खींचा गया था, मतलब डिवीजन हुआ था बाउंड्रीज के बीच में। इसके बाद अगर 1920 ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें तो 1920 ऑनवर्ड्स में महात्मा गांधी की पहली विजिट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1921 में जो महात्मा गांधी है 11 मई 1921, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर महात्मा गांधी उतरते हैं और सबसे पहले मीटिंग में ये रहते हैं शांति कुटीर। शांति कुटीर, शांति कुटीर जो है वो कहाँ है, आपकी समर हिल में है। और जब महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम पे इनके साथ मदन मोहन मालवीय और
लाला लाजपत राय भी थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय मालवीय भी थे उनके साथ, और आपके जो लाला लाजपत राय हैं वो भी उनके साथ विजिट कर रहे थे, क्योंकि वो तिलक स्वराज फंड के लिए कुछ पैसा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। और स्वराज जो स्पेसिफिक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हुआ करता था कि कैसे जो ऑटोनॉमी है वो हिंदुस्तानियों की दी जाए, जो स्टार्टिंग में इंडियंस डिमांड करते थे, जब तक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं की थी 1929 में, तो हिमाचल में स्वराज के आइडिया को प्रमोट करने के लिए भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो वो यहाँ पे विजिट के लिए आए थे। क्लियर? तो ये सारे के सारी जो कहानी है, ये सारी की सारी जो स्टोरी है महात्मा गांधी की, इसके ऊपर हमें काफी बार सवाल देखने को मिला है। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड या जो आपकी ब्रिटेन और उसके जो साथी देश थे उनकी जीत हो जाती है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे शिमला में विक्ट्री टनल जो है उसको क्रिएट किया जाता है 1945 में। अगेन आज आप शिमला जाओगे तो आपको विक्ट्री टनल देखने को मिलेगी। 1955 में आकाशवाणी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। हिमाचल प्रदेश म्यूजियम 1974 में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्लियर? इसके साथ ही हिमाचल में जो है वो आप चाहे स्नोडन हॉस्पिटल की बात करो, क्लियर है, स्नोडन हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसको आज आप आईजीएमसी के नाम से जानते हो। पहले स्नोडन हॉस्पिटल का नाम 1966 में मेडिकल कॉलेज में चेंज किया गया, 1984 में इसका नाम कर दिया गया आईजीएमसी। क्लियर? उसके बाद रिपन हॉस्पिटल है, उसके बाद आपका गॉटन कासल है जो इस स्पेसिफिक टाइम पे जो अकाउंटेंट जनरल है उनका ऑफिस है। उसके साथ आपका ओकोवर है, ओकोवर जो है वो आपका आज या इस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये सारे की सारी बिल्डिंग जो है वो हमारी ब्रिटिश लेगेसी का ही एक तरह से पार्ट है। इनका निर्माण कब हुआ, कौन सा इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, उसके बारे में आप लोगों को जो हैंडआउट जो है वो पीडीएफ फाइल जो इस लेक्चर के साथ अटैच है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको और डिटेल या और फैक्चुअल एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से फेच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी कहानी थी कि कैसे या क्या ब्रिटिश लेगेसी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी ऑन शिमला डिस्ट्रिक्ट, या कैसे ब्रिटिश और शिमला जो है वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, क्या इनकी रेलेवेंस है, क्या इनकी वैल्यू है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बुक्स में दी जाती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए उन स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए कुछ कहानियाँ आपके साथ मैं शेयर भी करता हूँ साथ साथ। लेकिन अगेन टारगेट हमारा ये है कि कैसे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है आपका, किस तरह से जो है वो हम इन इन्फॉर्मेशंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जो है वो अपना जो डिज़ायर्ड टारगेट है, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर सके। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा जो पीडीएफ फाइल हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है चैप्टर वाइज। तो वहाँ पे उन फाइल्स को आप लोग रीड करिए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि प्री बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जितने ईयर्स, जितनी प्लेसेस के नाम आप याद कर सकते हो, उतना ही आपके लिए फाइनल उसमें प्रीलिम्स जब एग्जाम होगा उसमें उसकी उतनी ही ज़्यादा सहायता रहेगी। मेंस का कंटेक्स्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियोस लेके आएंगे। जैसे जब आपने मेंस देना है उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके साथ इस तरह के वीडियोस भी शेयर किए जाएंगे जैसे हम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं। और साथ में आप हमेशा जो फीडबैक है वो हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो हो सके। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हिमाचल हिस्ट्री में स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा डाटा में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल के ऊपर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मेरा जो पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है वो कहीं ना कहीं बलोखरा के ऊपर ज़्यादा जो है वो रिलाय होता है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया गया है वो बलोखरा की बुक्स में ही, जो आप लोग भी देखते हो वंडरलैंड के नाम से, ठीक है, दी वंडरलैंड है, वैसे इनके नाम इन्होंने एक पैराडाइज नाम की भी बुक निकाली हुई है। अलग अलग किताबें मार्केट में इस टाइम पे पढ़ी है, लेकिन मैं पर्सनली आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि बलोखरा पढ़िए, क्योंकि उसमें कहानियाँ भी दी गई हैं अदर देन फैक्ट्स। और पेपर कैसे आता है वो आप लोगों के सामने, जो जो एक एक शब्द मैंने लिखा है, एक एक लाइन्स लिखी है, वो आपको यहीं से ही आइडिया लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और नॉर्मली हम लोग हर वीडियो के सामने या पहले जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में नहीं थे, लेकिन आने वाले वीडियोस में फिर से हम लोग जो है उनको उस क्वेश्चंस की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं शिमला के अंदर मौजूद अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। प्रिंसली स्टेट्स में कईयों को रियासत के नाम से कहा जाता था, कईयों को ठकुराई के नाम से जाना जाता था। ठकुराई वो वाला एरिया है जिसका जो साइज है, जिसका जो इन्फ्लुएंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। सबसे पहले बात करते हैं बधौली ठकुराई के बारे में। अगर बधौली ठकुराई की अगर मैं बात करूं तो बधौली ठकुराई जो है, आपने बलसन और कोटखाई का नाम सुना होगा, ये बलसन और कोटखाई के बीच के एरिया में मौजूद थी। बधौली के बारे में जो है वो जेम्स बेली फ्रेजर
कैप्टन रॉस और पीसी कैनेडी, इन तीनों के द्वारा लिखा गया है। तो इनके जो राइटिंग है इनमें भदौली के बारे में जब हमें मेंशन करने को मिलता है, इनमें से लेफ्टिनेंट रॉस पहले जो लेफ्टिनेंट थे बाद में कैप्टन बने, कैप्टन रॉस और जो तुम्हारे मेजर पीसी कैनेडी हैं, इन दोनों की राइटिंग, इनकी दोनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास को शुरू किया था। इन दोनों ने भी भदौली ठकुराई के बारे में लिखा है। जब ब्रिटिश यहाँ पे अटैक करेंगे या ब्रिटिश जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये गोरखास के पास था। मैंने आपको पहले ही कहा था गोरखा की कहानी यहाँ पे सुनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी जो यहाँ पे हुआ करती थी वो गोरखास के कंट्रोल में ही थी। भदौली भी आपकी गोरखास के पास थी। जब गोरखास को ब्रिटिश हरा देते हैं तब ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाती है। क्लियर। अब ब्रिटिश जो है वो कोशिश करते हैं कि राजाओं को वापस दे देते हैं, लेकिन जो भदौली का राजा होता है उसकी कोई भी संतान नहीं होती है। यही कारण है कि जो हिंदौर का राजा था राजा सामसरण जो है उसको भदौली का प्रोटेक्टर बनाया जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भदौली की प्रोटेक्शन करना। बट जो भदौली के लोग थे वो बहुत ज़्यादा रेबल किस्म के थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, जिसके कारण राजा रामशरण उन लोगों को कंट्रोल में नहीं रख पाता है। वो ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस रियासत को मेरे से वापस ले लिया जाए। ब्रिटिश इस रियासत को उससे वापस ले देती है। अब क्योंकि कोई लीगल हेयर नहीं है तो ब्रिटिश या तो अपने पास रखेंगे इसको या किसी और राजा को दे देंगे। तो ब्रिटिश इस रियासत को अपने पास नहीं रखते हैं और ये भदौली को बलसन स्टेट को 8500 रुपये में बेच देते हैं। बलसन से 8500 लेते हैं और उसको जो वो सेल कर देते हैं भदौली ठकुराई को। तो भदौली ठकुराई में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए ब्रिटिश के द्वारा कौन सी ऐसी स्टेट थी जो बलसन स्टेट को 8500 रुपये में बेची गई। ये बताइए जब भदौली ठकुराई ब्रिटिश के अंडर आया उस स्पेसिफिक टाइम पे कोई लीगल हेयर नहीं था, तो ये बताइए जरा कि उन्होंने किसको प्रोटेक्टर बनाया था, किसको प्रोटेक्टोरेट बनाया था। उसका नाम था राजा रामशरण ऑफ हिंदर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम है बलसन। बलसन की अगर हम बात करें तो बलसन के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। बलसन की एक खासियत है, बलसन जो है वो सिरमौर का ऑफशूट है और बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे गए। सिरमौर का ऑफशूट का मतलब क्या होता है कि इसके जो राजा है, इसका जो फाउंडर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है अलग सिंह इसके फाउंडर हैं। तो अलग सिंह जो है, जो अलग सिंह है उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो लैंग्वेज है या उनकी जो हिस्ट्री है या उनका जो हम डिसेंडेंस एक तरह से अगर ट्रैक करें तो हम कहाँ से करेंगे, सिरमौर से करेंगे। तो बलसन जो है वो ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिरमौर हम लोग कंसीडर करते हैं। और जो अलग सिंह थे ये सिरमौर की ही पुरानी राठौर फैमिली थी, उसी से ही अपने ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। क्लियर, डन। तो ये छोटी सी चीज़ जो है वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जब गोरखा का इन्वेजन हुआ तो बलसन जो था वो ऑलरेडी किसी और रियासत के अंडर होता था जो हिमाचल ही रियासत थी, जिसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दैट वाज योर कुमार सिंह। तो इनडायरेक्टली बलसन जो है वो भी गुरखास के पास आ गया। और जब गुरखास के द्वारा जो है वो अटैक किया गया कुमार सिंह के ऊपर, कुमार सिंह को अपने कंट्रोल में लिया गया, उस स्पेसिफिक टाइम पे जोगराज सिंह जो था वो बलसन का राजा हुआ करता था, जो कुछ ट्रिब्यूट, कुछ पैसा जो था वो कुमार सिंह को या कुमार सिंह के जो किंग हुआ करता था उसको भेजा करता था। क्लियर। लेकिन अगेन जब तुम्हारा गुरखा जो है वो बैटल हार जाते हैं, उसके बाद ये बलसन जो है वो अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट कर लेता है और ब्रिटिश के साथ जो है वो सनद साइन कर लेता है ऑन 15 सितंबर 1815। अलग सिंह जो है वो आपका जो राजा होता है, जब 1857 का रिवोल्ट होता है उस स्पेसिफिक टाइम पे, जो 1857 का रिवोल्ट है उस स्पेसिफिक टाइम पे भी अलग सिंह ही राजा है। और 1857 रिवोल्ट में राजा जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो राजा ब्रिटिश को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ब्रिटिश जो है उसको राणा और खिल्लत से अवॉर्ड करते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में राणा का टाइटल भी उसको दिया जाता है। बलसन का जो राष्ट्र राजा था जिनका नाम था राणा बहादुर सिंह। अब देखो मैं राजा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन किसको राजा बोलना है, किसको राणा बोलना है, किसको कुछ भी नहीं बोलना है, ये ब्रिटिश के द्वारा डिसाइड किया जाता था। तो किसी को राणा टाइटल देते थे, किसी को ये राजा टाइटल देते थे। तो राणा टाइटल थोड़ा नीचे था, राजा टाइटल ज्यादा ऊपर था। राणा बहादुर सिंह जो है वो लास्ट किंग हैं आपके बलसन स्टेट के, और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है दैट इज योर हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। तो वहां से हमें बलसन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको, या काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बलसन से देखने को मिलती है। क्लियर। अब देखिए यार, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं शिमला की, वो बहुत ज्यादा उनकी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर सवाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिले हैं। उसके बाद अगली आ जाएगी दैट इज योर भज्जी स्टेट। भज्जी स्टेट की अगर हम बात करें तो भज्जी स्टेट जो है
वो उसकी जो फॉर्मेशन की गई है, जब हमने कुटलहर के बारे में पढ़ा था कांगड़ा में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कुटलहर जो है उसके ऑफशूट तुम लोगों को शिमला के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक तुम्हारी है, दैट इज योर भज्जी स्टेट। क्लियर? और भज्जी स्टेट जो है, भज्जी स्टेट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है तुम्हारा चेरू। चेरू जब वो राजा बने तो उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया, दैट इज योर उदयपाल। क्लियर? यही का ही भज्जी का एक राजा है जिसका नाम है सोहनपाल। सोहनपाल ने एक विलेज बनाई है जिसका नाम है सुन्नी विलेज, और बाद में वहां पे अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश कर लिया। इनिशियल स्टेज पे जो कैपिटल हुआ करती थी भज्जी की, वो थी मूल भज्जी, और सुन्नी किसके द्वारा बनाई गया था? सोहनपाल के द्वारा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मूल भज्जी से सुन्नी कैपिटल किसके द्वारा शिफ्ट की गई? तो वो किसके द्वारा शिफ्ट की गई? तुम्हारी सोहनपाल के द्वारा शिफ्ट की गई। क्लियर? इसके बाद शायद सबसे इंपॉर्टेंट रियासत है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम है बुशहर स्टेट। क्लियर? अब देखिए यार, एक बार सवाल पूछा गया था कि सबसे पुरानी हिली स्टेट कौन सी है। तो जितने भी तुम्हारे हिली एरियाज हैं, चाहे तुम कश्मीर को डाल लो, उत्तराखंड को डाल लो, जितने भी तुम्हारे हिली एरियाज हैं उन सब में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट हिली स्टेट जो है आपकी वेस्टर्न हिमालयाज की, वो है, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है कश्मीर। और कश्मीर के बाद जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो तुम्हारी है बुशहर। ये बुशहर वही स्टेट है जिससे आज, या जो तुम्हारे पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वीरभद्र सिंह, जो अपने जो आपकी लीनिएज है उसको ट्रैक करते हैं। तो बुशहर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियासत है। ऐसा माना जाता है कि जो बुशहर है इसकी स्थापना की गई है लॉर्ड कृष्णा के बेटे प्रद्युम्न के द्वारा। अलग अलग कहानियां यहाँ पे हैं, अलग अलग कहानियां यहाँ पे है। यहाँ पे कहानी ये भी है कि जो सराहन है, अगर आप देखोगे यहाँ, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है सराहन। आज भी सराहन गांव जो है वो तुम्हें देखने को मिलता है इसी रामपुर बुशहर के आसपास वाले एरिया में। तो सराहन जो है वहाँ का हेड हुआ करता था बनासुर। जो प्रद्युम्न थे वो बनासुर की बेटी के साथ शादी करवाना चाहते थे। यही कारण था कि उनको बनासुर को मारना पड़ा, और आफ्टर द डेथ ऑफ बनासुर ये जो तुम्हारा एरिया था ये किसके पास चला गया? प्रद्युम्न के पास चला गया। स्टोरी अगेन डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बुशहर स्टेट का जो फाउंडर है उनको हम लोग मानते हैं सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट वाज योर प्रद्युम्न। ठीक है? कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि जो प्रद्युम्न थे ये आपके साउथ से आए थे, यहाँ पे जो भीमकाली का मंदिर है शरहा में, वहाँ पे पूजा करने आए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई राजा है नहीं, तो उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो यहीं पे ही स्थापित कर दिया। अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग स्टोरियाँ हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। क्लियर? एक इवन की जो ब्रिटिश हैं CF कैनेडी, उनके द्वारा है कि जो अभी ध्यान रखना, कभी कभी ना इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। वैसे तो प्रद्युम्न है ही, लेकिन एक आपके ब्रिटिश हैं CF कैनेडी, CF कैनेडी, इनके अकॉर्डिंगली जो बुशहर स्टेट है इसकी स्थापना की गई थी दानवर सिंह के द्वारा। दानवर सिंह, DANVAR, दानवर सिंह के द्वारा। क्लियर? और ऐसा मानते थे कि इनिशियल स्टेजेस पे जो बुशहर की कैपिटल थी वो हुआ करती थी कामरू में, KAMRU। कामरू जो है वहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी। क्लियर है? वहाँ से धीरे धीरे जो उनकी कैपिटल अलग अलग जगह के ऊपर शिफ्ट होगी। कामरू से सराहा होगी, ठीक है, सराहा से रामपुर होगी, उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कहानी समझ आया थोड़ा थोड़ा। बुशहर जो है, बुशहर की स्थापना, बुशहर के जो फाउंडर थे वो थे प्रद्युम्न। कई जगह, मैक्सिमम जगह प्रद्युम्न को माना जाता है, लेकिन CF कैनेडी के द्वारा इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था दानवर सिंह। क्लियर? डन? अब देखिए यहाँ पे दो राजाओं की बात है। दो राजा जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट हम लोगों को जो है वो राजा देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब कमरू से कैपिटल शिफ्ट हुई सराहन। कमरू से कैपिटल शिफ्ट हुई सराहन 10th सेंचुरी के आसपास की बात है। राजा एग्जैक्टली कौन थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शायद जो चतर सिंह थे वो राजा हुआ करते थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हैं आपके बुशहर के, जिनका नाम है चतर सिंह। ये जो जहां से मैंने शुरू किया है कहरी सिंह, कहरी सिंह जो थे वो आपके चतर सिंह के ही लीनिएज में जो है वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो चतर सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा जो हैं वो माने जाएंगे। क्लियर? लेकिन पहले कहरी सिंह के पहले जो है वो चतर सिंह को हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद चतर सिंह के द्वारा जो वो कैपिटल कामरू से जो है वो सराहा शिफ्ट की गई है। चतर सिंह जब राजा थे तभी उन्होंने
किन्नौर वाला एरिया, सराहां वाला एरिया, सारे का सारा एरिया जो था वो उसको उसको एक्वायर कर लिया था। इवन ऐसा भी मानते हैं बिलासपुर सिरमौर वाला एरिया भी चतर सिंह ने अपने अंडर, अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजा जिनसे हम लोग आज अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, उस राजा का नाम है तुम्हारा कौन सा? राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह की अगर बात की जाए तो राजा केहरी सिंह जो है वो आपका औरंगजेब का कंटेम्प्रेरी हुआ करता था। राजा केहरी सिंह जो है उसको अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। अजान बाहू वो है जो खड़ा होके अपने घुटनों तक उसके बाजुएं जो है वो पहुंच सके। क्लियर। उसके हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंच सके। अजान बाहू बहुत ही पावरफुल शख्सियत को माना जाता था। और केहरी सिंह जो था वो रियलिटी में ही बहुत ज्यादा पावरफुल आपका एक लीडर था, एक राजा था। औरंगजेब के साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी। औरंगजेब ने उसको छत्रपति का टाइटल दिया था। क्लियर। औरंगजेब ने उसको टाइटल ऑफ छत्रपति दिया हुआ था। इसने जो सिरमौर है, गढ़वाल, मंडी, सुकेत, ये सारे के सारे राजा, क्योंथल, कोटखाई, कुमार सिंह, बलसन, थ्योग, दारकोटी, ये सारे के सारे राजा जो थे, ये सारे के सारे जो चीफ थे, ये इसी के ही अंडर थे, इसी को ही ट्रिब्यूट पे किया करते थे। और साथ में एक और केहरी सिंह की कहानी है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ रूलर ऑफ तिब्बत, जिसका नाम था ग्रजाया डोके। ग्रजाया डोके की एक छोटी सी कहानी है। ग्रजाया डोके की कहानी सिंपल सी यहाँ पे ये है कि जब तिब्बत के ऊपर अटैक करता है लद्दाख, तो केहरी सिंह जो है वो तिब्बत की सहायता करता है। जब वॉर खत्म हो जाता है, लद्दाख हार जाता है, तब तिब्बत और जो बुशर है, इसके बीच में फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओपन ट्रेड की बात करते हैं, एक ट्रेड रूट को खोला जाता है। यही कारण है आज भी तुम लोगों को रामपुर बुशर में एक मेला देखने को मिलता है जिसको हम लवी का मेला कहते हैं। लवी का मेला मोर और लेस आपका ट्रेड फेयर है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत इसी कहानी से हुई थी। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी जब फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं इन बिटवीन तिब्बत एंड बुशर स्टेट। और जो फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, जहां से लवी के मेले की शुरुआत हुई, वो फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए राजा केहरी सिंह के द्वारा। क्लियर। तो राजा केहरी सिंह जो है उनकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कई जगह पे ऐसा भी कहा गया था कि कुछ टाइम के बाद या कुछ टाइम में के बाद जो है वो केहरी सिंह और जो तिब्बतियन था उनके बीच में बैटल भी हुई थी, जिसमें केहरी सिंह ने तिब्बतियन को हटा दिया था। और जो बाद में ट्रीटी साइन हुई थी, वो फ्रेंडली ट्रीटी के थ्रू उन्होंने आपस में ट्रेड करने की बात की थी। अगेन ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, मेन आउटकम रेलेवेंट है हम लोगों को। आउटकम क्या है? लवी का मेला, जहाँ पे तिब्बत और बुशर के बीच में फ्रेंडली रिलेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है, जब तिब्बत की वो हेल्प करता है, तो जो हैंगरंग वैली है वो तिब्बत से, जो किन्नौर के अंदर हैंगरंग वैली है, वो वैली जो है वो केहरी सिंह को एक जागीर के रूप में तिब्बत से दी जाती है। और आज ये वैली जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का पार्ट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो शायद तिब्बत का पार्ट हो सकती थी, पर क्योंकि केहरी सिंह ने उसकी हेल्प की थी, तो उसको एक जागीर के रूप में जो है वो स्पेसिफिक जो टेरिटरी थी उसको जो है वो केहरी सिंह को दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रॉम द राजा ऑफ तिब्बत। क्लियर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह वो हैं जो सराहन से कैपिटल शिफ्ट करेंगे कहां पे? रामपुर। और जो धनकर आपका दुर्ग है स्पीति में, लाहौल स्पीति में, स्पीति वाला जो एरिया वहां पे धनगर दुर्ग है, उस दुर्ग को जो कैप्चर किया जाएगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? आपका राजा राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है दैट इज योर महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह की अगर हम बात कर दें, महेंद्र सिंह जब राजा थे उस स्पेसिफिक टाइम पे गुरखास के द्वारा जो है वो इन्वेड किया गया, गुरखास के द्वारा जो है वो अटैक किया गया। और पूरे का पूरा जो बुशहर स्टेट था वो गुरखास के कंट्रोल में आ गया था, सिर्फ किन्नौर को छोड़ के। ये तो आप लोगों को पता चल गया ना कि किन्नौर वाला एरिया सारे का सारा अभी तक बुशहर के कंट्रोल में ही था। बाद में जब गुरखास का अटैक होता है, महेंद्र सिंह वहां से भागते हैं, किन्नौर चले जाते हैं। और गुरखा जब किन्नौर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो किन्नौरी आर्मी है, किन्नौर के जो लोग हैं, वो गुरखास को किन्नौर को जीतने नहीं देते हैं और गुरखास को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। यही कारण था किन्नौर वाला एरिया जो था वो गुरखास के कंट्रोल में नहीं आया। गुरखास को किन्नौरी फोर्स के द्वारा जो शोलतू ब्रिज है उसके ऊपर जो है वो उनको डिफीट किया जाता है, उनको जो है वो हराया जाता है। क्लियर। डन। तो इस तरह से जो छोटी छोटी कहानियां हैं उनको आप लोगों ने जो है वो पता होना चाहिए। और महेंद्र सिंह वो हैं जिनको सनद प्रोवाइड की गई है, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। सनद का मतलब आप लोगों को पता है, सनद का मतलब है कि जहां पे ब्रिटिश गुड्स जो हैं उनकी फ्रीली जो है वो एक तरह से मूवमेंट हो सके, वहाँ पे किसी भी तरह का आप लोगों को ज़्यादा चार्जेस देखने को ना मिले। और साथ में ब्रिटिश का जो काम है उसमें किसी भी तरह की जो दखल अंदाजी है वो उनको पसंद नहीं थी। तो सनद एक तरह से डोमिनेंस थी,
सनद एक तरह से डोमिनेंस थी ब्रिटिश की ऑन शिमला हिल चीफ्स। लास्ट राजा आपके आ जाएंगे, दैट इज योर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह की खासियत है, ही डिड नॉट सपोर्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो इसने ब्रिटिश की सहायता करने से मना कर दिया था। ये चुप रहा था, ये शांत रहा था, क्योंकि खुश नहीं था ब्रिटिश बिहेवियर से। क्लियर। बाद में ब्रिटिश ने सोचा भी कि इसको सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज को डेफर कर दिया, इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, डन। नेक्स्ट आ गया आपका कुमारसेन स्टेट। कुमारसेन स्टेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सब लोग याद रखना, कुमारसेन, खनेती, दिलात, कारंगला, कोटखाई, ये सारे के सारे जो रियासतें हैं आपकी शिमला की, इन सबका कॉमन ओरिजिन ही है। मतलब एक ही फैमिली, एक ही ब्लड से अपने आप को जो है वो ये ट्रैक कर सकते हैं। इसकी जो स्थापना की गई वो की गई कीरत चंद के द्वारा अराउंड 11th सेंचुरी। क्लियर। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है अजमेर सिंह, जिसने राजा ऑफ कुल्लू मान सिंह को हरा के जो कुल्लू के किले थे शारी या शंगरी, उनको ऑक्युपाई कर लिया था। इसके साथ ही जब गुरखास का अटैक होता है तो जो कहर सिंह हैं ये राजा बनते हैं, और ये रिफ्यूज भी कहाँ पे लेते हैं, जाके कुल्लू में। तो कुमार सेन भी कहाँ किसके कंट्रोल में आ गया था, तुम्हारे गुरखास के कंट्रोल में आ गया था। और 1815 में ये वापिस आते हैं कुमार सेन के, फिर से राजा बनते हैं। ये वही वाला टाइम पीरियड है जब गुरखास को ब्रिटिश ऑलरेडी हरा चुके हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ जो प्रीतम सिंह है, इन्हीं के ही कुमार सिंह के राजा राणा प्रीतम सिंह, ये ब्रिटिश को हेल्प करते हैं श्रीगढ़ को जीतने में। क्लियर। तो ये छोटी सी कहानियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आ गया कोटी। कोटी की जो शुरुआत हुई, याद है आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है वो एक रियासत के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज योर धमी। अब धमी के बाद जो है वो अगली इंपॉर्टेंट रियासत आप लोगों की, सॉरी, हमने डिस्कस किया था भज्जी के बारे में। तो भज्जी का हम लोगों ने देखा था, भज्जी के जो फाउंडर थे उनका नाम था चारू। क्लियर। तो कोटी स्टेट जो है वो चारू के भाई चंद्रा के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। क्लियर। और ये सारे के सारे जो थे वो अपना डिसेंडेंट कहां से ट्रैक करते थे, कुटलहर से। तो देख लो, कुटलहर से एक आपकी आ गई थी भज्जी, और दूसरी कौन सी आ गई, कोटी आ गई। क्लियर है। तो कोटी की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, चंद्र, जो कि चारू का भाई था। कोटी की जो कैपिटल थी वो थी मूल कोटी। एक इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है ताराचंद ठाकुर। ताराचंद ठाकुर जो है वो कोटी की कैपिटल शिफ्ट कर देता है टू कयार कोटी। 1857 रिवोल्ट में जो कोटी का राजा था हरिचंद, वो हेल्प करता है ब्रिटिश की, और ब्रिटिश उसको टाइटल दे देते हैं, दैट इज राणा, एक तरह से एक्नॉलेज कर देते हैं उसको राजा। और उसके साथ साथ जो है वो शिमला वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कोटी का जो राजा है जिसका नाम है राणा रघुवीर चंद, वो अपनी टेरिटरी का जो पार्ट है उसको रेंट पे दे देता है, ताकि वो शिमला वाटर सप्लाई के लिए यूज की जा सके। तो ये छोटी छोटी कहानियां, 2-3 पॉइंट्स हैं हर एक स्टेट के बारे में, इसको आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर धमी स्टेट। धमी स्टेट की अगर हम बात कर दी जाए तो धमी स्टेट जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसी हिली स्टेट है जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि आपके राजस्थान वाले एरिया के राजा हुआ करते थे, उनके वंशजों को या माना जाता है कि उन्होंने धमी स्टेट की स्थापना की है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गोविंद पाल। क्लियर। पहले ये अपने नाम के साथ पाल लगाया करते थे, बाद में राजा राज सिंह जो है उसने सिंह शब्द जो है उसको सुफिक्स के रूप में लगाना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ पाल। क्लियर। जब गुरखास का अटैक होता है तो गुरखास के अटैक के टाइम पे ये बिलासपुर के अंदर, या बिलासपुर ने इस स्पेसिफिक एरिया को अपने अंदर ले लिया होता है। जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो जो राणा गोवर्धन सिंह था धामी स्टेट का, वो ब्रिटिश की सपोर्ट करता है। और धामी की अगर कैपिटल की बात की जाए तो इनकी कैपिटल कहाँ पे है, हलोग। और देखो यार, ये गाँवों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, लेकिन अगर आप लोग इन स्पेसिफिक एरिया से फेमिलियर हो, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको ये सारे एरियाज जो है वो देखने को मिलेंगे शिमला के आसपास ही, शिमला टाउन या शिमला के आसपास वाले एरियाज में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेट आपकी आती है, दैट इज योर जुब्बल स्टेट। जुब्बल की अगर हम बात करें, जुब्बल के जो फाउंडर थे उनका नाम था करमचंद। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो जुब्बल के एंसेस्टर्स या जुब्बल के राजा के जो एंसेस्टर्स थे, वो किसी टाइम पे जो है वो सिरमौर स्टेट के भी रूलर्स हुआ करते थे। और ये राठौर क्लैन, जो कि चंद्रवंशी, राजपूत अलग अलग तरह के होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो राठौर क्लैन था चंद्रवंशी राजाओं का, ये उन्हीं को ही बिलोंग करते थे। क्लियर है। तो जुब्बल स्टेट भी कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैक कर सकती है कहां पे, आपकी सिरमौर से। क्लियर। अब जो करमचंद है उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मूलचंद, दूसरे का नाम है दुनीचंद।
मूलचंद जो था उसने सारी के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, और जो दुनीचंद था उसने रवायांगढ़ जो है वहाँ पे अपना रूल, अपना अलग से किंगडम जो है उसको एस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें गोहरचंद, एक इंपॉर्टेंट राजा, गोहरचंद वो है जिसने पुराना जुब्बल से द्यूरा, जो आज जब तुम जुब्बल जाओगे तो आज का जो मॉडर्न जुब्बल है, जो कैपिटल हुआ करती थी जुब्बल स्टेट की, वहाँ पे इसने ही, गोहरचंद ने ही द्योरा में ही उस कैपिटल को जो है वो शिफ्ट किया था। और जब गुरखास का अटैक होता है उस स्पेसिफिक टाइम पे जुब्बल जो है वो सिरमौर के अंडर होती है, सिरमौर की ट्रिब्यूटरी है, और उसको राणा पूरनचंद जो है वो लीड कर रहा होता है। तो जुब्बल इनडायरेक्टली किसके अंडर थी? सिरमौर के अंडर थी, और जो राजा वहां पे रूल कर रहा था उसका नाम था राणा पूरनचंद। क्लियर? और जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनता है इन 1939 में, तो जुब्बल का राजा भगत चंद जो है उसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता है। क्लियर? ये सब आई थिंक आपको याद होगा, 1937 के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है वो इंडिया के जो डायरेक्ट जहाँ पे ब्रिटिश रूल थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो भगत चंद जो है वो उसी सेंस में जो स्टैंडिंग कमेटी थी ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उसके मेंबर्स थे। क्लियर? डन? तो ये सारे के सारे जो डायमेंशन है जुब्बल के बारे में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्योंथल। क्योंथल की अगर हम बात करें, ये गिरसेन के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया। क्लियर? और ये सारे के सारे, देखो अभी हम सुकेत, मंडी, क्योंथल, किश्तवाड़, ये सारे के सारे जो है वो आपके सेन डायनेस्टी के साथ या सेन लीनिएज के साथ ही, सेन सरनेम के साथ ही बिलोंग करेंगे। मोर और लेस ये सारे के सारे एक ही डायनेस्टी जो कि बंगाल से आई थी उसको बिलोंग करते हैं। जो 1379 है तब क्योंथल जो है वो आपका फिरोज शाह तुगलक के कंट्रोल में आ गया था। 1809 में जब गुरखास जो है वो अटैक करेंगे तो उस टाइम पे क्योंथल का राजा था राणा रघुनाथ सेन। राणा रघुनाथ सेन जो है वो अपनी जान बचाने के लिए सुकेत भाग जाता है, जो मंडी में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। और जब गुरखास की हार हो जाती है तो उस स्पेसिफिक टाइम पे, जब गुरखास आपके हार जाते हैं उस स्पेसिफिक टाइम पे रघुनाथ सेन का जो बेटा था संसार सेन, वो राजा बन जाता है। क्लियर? इसके साथ ही जो 1857 का रिवोल्ट है, तब जो क्योंथल का राजा है वो सपोर्ट करता है ब्रिटिश को, जिसके कारण उसको राजा का रैंक मिलता है और साथ में उसको खिल्लत भी दी जाती है। क्लियर? तो खिल्लत बेसिकली कुछ नहीं थी, खिल्लत जो था वो एक आपका सेंस ऑफ एप्रिसिएशन हुआ करता था, कि जैसे होता ना, जैसे आजकल जो है वो शॉल दे दी किसी को शाबाशी दे दी, किसी को जो है वो आपका पैसा दे दिया, गुड्स दे दी, कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जिससे तुम किसी को थैंक कर रहे हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है वो हमारी सहायता की इन 1857 रिवोल्ट। अगर क्योंथल की बात की जाए तो क्योंथल की जो कैपिटल थी वो जुंगा थी। पहले क्योंथल की कैपिटल कहाँ हुआ करती थी? कोटी। क्लियर? तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स शिमला की। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी स्टेट्स हैं, उनके बारे में जो है वो आपके नोट्स के अंदर मेंशन्ड है। अगर आप इनको भी याद कर लोगे तब भी आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी रहेगा। बाकी हिस्ट्री करने का एक ही तरीका है, हिमाचल प्रदेश की मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, जितनी बार एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को आप रीड कर सकते हो आप उसको रीड करते रहिए। क्लियर? तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में किन्हीं और डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।